भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी और खासकर उत्तर प्रदेश में किस लेवल पर है यह हर कोई जानता है। सबकी नजर टिकी थी 17 सितंबर पर, जब 75 साल के होंगे नरेंद्र मोदी साहब और इंतजार था कि क्या वो नियम जो उन्होंने खुद बनाया था उसे अपने ऊपर लागू होने देंगे, क्योंकि मोहन भागवत ने भी इशारों इशारों में कह दिया था कि 75 साल बधाई के नहीं विदाई के होते। वो बात अलग है कि 17 सितंबर की तारीख आने से पहले ही यू टर्न ले लिया मोहन भागवत ने और फिर पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप इसे माना जा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी दोनों गुट न केवल आमने सामने खड़े हैं बल्कि एक दूसरे के खिलाफ एक्शन लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। ताजा घटनाक्रम आज आपको मैं दिखाने जा रहा हूं कि कैसे लखनऊ से एक संदेश पहुंचा दिया गया है दिल्ली कि आप अगर कोई फैसला अपने मनमानी तरीके से लेते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का हर एक नेता आपकी वो बात मानेगा। गुटबाजी अपने चरम पर कैसे पहुंची, पिछले 3 दिन के घटनाक्रम तो आपको दिखाऊंगा ही, और ताजा वाला घटनाक्रम देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा। 2024 का लोकसभा चुनाव था। चुनाव के बाद चर्चा आम हो चली थी। योगी आदित्यनाथ वर्सेस मोदी शाह हो चुका था। वजह थी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कम सीटें आना। जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ पर डाली जा रही थी। खबर यह निकल कर आई कि एक मीटिंग हुई। मीटिंग में अमित शाह ने प्रस्ताव दिया कि आप मुख्यमंत्री पद से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें और इस्तीफा देकर मोदी कैबिनेट में शामिल हो। चर्चा यह भी हुई कि योगी आदित्यनाथ ने सिरे से खारिज कर दिया उसी मीटिंग में कि जब टिकट मेरे कहने पर बांटी नहीं गई तो हार की जिम्मेदारी मैं क्यों लूंगा। लगातार रोजाना तनाव सर चढ़ रहा था। केशव प्रसाद मौर्य को आगे किया गया था कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे, निश्चिंत रहें, निश्चिंत रहें। वो बैठकों का दौर, दिल्ली आना जाना, लेकिन अलग अलग गुट के नेताओं से मुलाकात करना। योगी आदित्यनाथ दिल्ली जा रहे थे, मिल रहे थे नितिन गडकरी से, आरएसएस के नेताओं से, लेकिन मोदी शाह से नहीं मिलते थे। वहीं केशव प्रसाद मौर्य जब भी जाते थे तो सिर्फ मोदी और शाह से मुलाकात करके आते थे। ये तमाम चीजें लगातार चलती रही। आरएसएस का हस्तक्षेप हुआ और सब कुछ ठीक ठाक होता नजर आया। लेकिन पिछले 1.5-2 महीने से ये तमाम चीजें फिर से सिर उठा रही हैं। कैसे कहा गया आनंदीबेन पटेल की तरफ से कि रामलला के दर्शन करना बड़ा आसान है लेकिन फाइलों के दर्शन करना मुश्किल है। उसके 2 दिन बाद आरएसएस की तरफ से खासकर मोहन भागवत का बयान आ जाना कि शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं आज भी मिलना लोगों के लिए मुश्किल है। यानी उधर योगी सरकार को फेलियर बताने की कोशिश हो रही थी तो उधर मोदी सरकार को फेलियर बताने का एक संदेश दे दिया, संकेत दिया। लेकिन अब ताजा घटनाक्रम क्या है? दरअसल अमित शाह ने एक काम किया। अमित शाह ने अपना जीमेल बदला है। बहुत छोटी खबर है, आपको लगेगी, लेकिन इससे क्या संदेश जाता है जरा समझ। अमित शाह ने जीमेल की जगह ये एक योहो मेल है उसे बदला। क्या संदेश दिया? उन्होंने कहा, हेलो एवरीवन, आई हैव स्विच्ड टू जोहो मेल, काइंडली नोट द चेंज इन माय ईमेल एड्रेस। उन्होंने अपना ईमेल एड्रेस बताया कि ईमेल मैं जीमेल से किस पर आ गया हूं, जोहो मेल पर आ गया हूं, .in पर। एक तरीके से आपको याद होगा ना, मैं भी मोदी का परिवार, मैं भी मोदी का परिवार, सब अपने स्क्रीनशॉट डीपी व्हाट्सएप की, ट्विटर पर, हर जगह मैं मोदी का परिवार हो रहा था। याद है? कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की जा रही थी कि जैसे ही जोहो मेल को आगे बढ़ाएंगे और खुद अमित शाह इसका प्रचार करेंगे, जिम्मेदारी उठाएंगे। जब जोहो मेल पर वो आएंगे तो बीजेपी के कई नेता आएंगे और सारे के सारे नेता जोहो मेल को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, अप्रिशिएट करने का काम करेंगे। ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ, लेकिन कौन कौन आया जरा आप देखते चलिए। जैसे ही अमित शाह ने एक कदम उठाया वैसे ही केशव प्रसाद मौर्य आ गए। प्रिय साथियों, संवाद को और सहज व प्रभावी बनाने के लिए मैंने जोहो मेल पर अपना नया ईमेल पता बनाया है। मेरा ईमेल पता ये जोहो मेल, ये भी जोहो मेल पर आ गए। उसके बाद जो ब्रजेश पाठक हैं, ये दूसरे डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के, वो भी आ गए। उन्होंने बताया, आप सभी को नमस्कार, मैंने जोहो मेल पर स्विच किया, कृपया मेरे ईमेल एड्रेस में हुए बदलाव पर ध्यान दें। ये वो तमाम चीजें उन्होंने, लेकिन उम्मीद थी कि जैसे मैं भी मोदी का परिवार वाला एक पूरा अभियान बीजेपी ने चलाया था, तो क्या जोहो मेल के जरिए ये तलाशने और समझने की कोशिश की जा रही है कि कौन कौन मोदी शाह के गुट में है। ये ना भी हो, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से क्लियर हो गया कि कौन कौन अमित शाह के गुट में है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कोई संदेश नहीं दिया। उन्होंने जोहो मेल पर स्विच किया, ऐसी कोई जानकारी उन्होंने साझा नहीं की। यानी एक तरफ बीजेपी के कद्दावर नेता, खासकर वो जो अमित शाह में विश्वास रखते हैं, उस गुट के लिए जाने जाते हैं, उन लोगों ने जोहो मेल पर अपने आप को स्विच करना शुरू किया। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इस जहमत नहीं उठाई। उन्होंने श्रद्धांजलियां दी अपने ट्विटर हैंडल पर, उन्होंने बधाइयां दी, उन्होंने धन्यवाद प्रस्ताव दिया, उन्होंने अपने बयान जारी किए, तमाम चीजें हुई, लेकिन जोहो मेल पर नहीं गए। यह एक ऐसा सबूत है दोस्तों जिससे पता लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ फुटबॉल जैसे हालात हैं।
चाहे आपको कोई न्यूज चैनल दिखाए ना दिखाए, लेकिन आज भी यही स्थिति है, क्योंकि इससे पहले वाला जो घटनाक्रम था वो खुद योगी के मंत्री से जुड़ा हुआ है। दरअसल योगी आदित्यनाथ के मंत्री, उनकी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, जो एक वक्त में कांग्रेस के कद्दावर नेता और गांधी परिवार के खासम खास रहे, रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह फिलहाल एमएलसी और योगी सरकार में मंत्री हैं। अचानक से वो रात को नींद की दवाई खाते हैं, सुबह तबीयत खराब होती है, अस्पताल मेदांता लखनऊ में भर्ती कराया जाता है। खबर आती है कि ब्रेन हेमरेज हुआ है, और इन सब के बीच अचानक से उनके बेटा का बयान आता है। जैसा कि अलग अलग जगह चर्चा चली कि बाबा जीने नहीं दे रहा है। इसके बाद लगातार शायद ऐसी खबरें निकलने के बाद योगी आदित्यनाथ नैतिकता के आधार पर ही सही, लेकिन अपने मंत्री से मुलाकात करने जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं हुआ, वो नहीं गए। मेदांता में रहे भी दिनेश प्रताप सिंह और आप भी गए। ये देखिए खबर क्या थी। रायबरेली में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को ब्रेन हेमरेज, लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती। 2 महीने से राजनीतिक तनाव में थे मंत्री। सवाल यही है, राजनीतिक तनाव किस बात का? केंद्र में किसकी सरकार? बीजेपी की, मोदी शाह। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार? बीजेपी, योगी आदित्यनाथ। आप खुद एमएलसी, आप खुद मंत्री, तो काहे बात का राजनीतिक तनाव भाई? किस बात का राजनीतिक तनाव? यानी राजनीतिक तनाव आपको अंदर खाने ही मिल रहा था। ऊपर से आपके बेटे का यह बयान कि बाबा जीने नहीं दे रहा है, यह अपने आप में बताता है कि काफी दबाव में थे। और दिनेश प्रताप सिंह के लिए कहा जाता है वो मोदी शाह के खासम खास है। तभी तो एक के बाद एक हार होने के बावजूद भी हर बार रायबरेली से सीट अगर किसी को मिलती है, टिकट पक्की होती है, तो दिनेश प्रताप सिंह की होती है। खबर यह है कि दिनेश प्रताप सिंह पर अंदर खाने कई तरह के दबाव बनाए जा रहे थे, जिससे उन्होंने चिंताग्रस्त होकर अच्छी नींद लेने के लिए नींद की दवाई ली। लेकिन सुबह उठे, तबीयत खराब हुई, जांच में निकला ब्रेन हेमरेज। तो कौन है जो राजनीतिक तनाव दे रहा है मंत्री जी को? सोचिए कौन है वो? कौन हो सकता है बाबा जो योगी आदित्यनाथ के एक मंत्री को इतना राजनीतिक तनाव दे दे कि वो ब्रेन हेमरेज उन्हें हो जाए? यही नहीं, ये देखिए एक और खबर निकली। दिनेश प्रताप सिंह ये खुद ट्वीट करके एक जानकारी देते हैं सोशल मीडिया पर। इन्होंने बताया कि अपने प्रातस्मरणीय शुभचिंतकों भाइयों बहनों से विनम्रता पूर्वक आग्रह, में स्वस्थ ही नहीं पूर्ण स्वस्थ हूं। आप बिल्कुल चिंता न करें, अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें। ये बात सही है कि मुझे थोड़े से इलाज वह भी शांतिपूर्ण वातावरण में चाहिए था, इसलिए यशस्वी, यही मैं इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि यशस्वी के आगे हमेशा लगता है कि शायद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम होगा, लेकिन नहीं। उन्होंने क्या कहा? इसलिए यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी अपनी देख रेख में करा रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाइए, यह धन्यवाद प्रस्ताव योगी आदित्यनाथ के नाम पर जा सकता था, लेकिन नहीं गया। फिर आपको लेकर चलता हूं साल 2024, जब केशव प्रसाद मौर्य के कांधे पर हाथ मोदी शाह का था, सपना मुख्यमंत्री बनाने का था। वहां चल रहा था संगठन बड़ी है सरकार, इस पर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा था। लगातार विधायकों और मंत्रियों से मुलाकात हो रही थी। ठाकुर विधायक और मंत्री सीधे योगी आदित्यनाथ से मिल रहे थे। पिछड़ी जाति से आने वाले ज्यादातर विधायक, मंत्री और नेता केशव प्रसाद मौर्य से मिल रहे थे। एक और मोर्चा खुलता है, नाम ब्रजेश पाठक। ब्रजेश पाठक ब्राह्मण विधायक और मंत्रियों को साधने में लग जाते हैं। अचानक से खबर आती है कि ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य एक साथ आ गए। यही नहीं, एनडीए के तमाम सहयोगी, जिसमें संजय निषाद, जिसमें अनुप्रिया पटेल के पति जो योगी सरकार में मंत्री हैं आशीष पटेल, और तो और ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने भी खुल्लम खुल्ला केशव प्रसाद मौर्य को समर्थन दे दिया था। आशीष पटेल ने कई गंभीर आरोप लगाए थे। अनुप्रिया पटेल ने तो उस विधेयक का खुल्लम खुल्ला विरोध कर दिया था जो योगी आदित्यनाथ लेकर आए थे, नजूल भूमि विधेयक। और फिर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने उसे विधान परिषद के जरिए भिजवा दिया था जांच कमेटी के पास। यानी योगी आदित्यनाथ का नजूल भूमि वाला विधेयक उस समय पास ही नहीं हो पाया। ये सोचिए, ये सारा खेल घिर गए थे। वो पता लगे कि आरएसएस बीच में आया, तमाम चीजें। अब दिनेश प्रताप सिंह ने योगी आदित्यनाथ को नहीं, ब्रजेश पाठक से थैंक यू बोला कि आप ही थे, आप ही हैं। यानी बाबा ये कौन है जो तनाव दे रहा है? बाबा कौन है जो जीने नहीं दे रहा है? अब आइए एक और खबर पर। पहले ये वीडियो आपको दिखाता चल रहा हूं। हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ते हुए एक नेताजी, फिर ये बेतहाशा भीड़, सर पर लाल पगड़ी, फूल मालाओं से स्वागत, नाम ब्रजभूषण शरण सिंह, और जगह एटा। ये एटा में कौन सा कार्यक्रम है? क्या बीजेपी का कार्यक्रम है? नहीं, ये क्षत्रिय महासभा का कार्यक्रम है। यानी जातीय रैली है, जहां पर अपना शक्ति प्रदर्शन किया। ऐसे वक्त में जब इस रैली से ठीक 10 से 12 दिन पहले खुद योगी आदित्यनाथ ने एक फैसला लिया। वो फैसला यह था कि एफआईआर जाति
के साथ दर्ज नहीं की जाएगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है इसलिए। और तो और न जातीय रैली होंगी, न प्रदर्शन, न आंदोलन होंगे। इन सब पर रोक 10 से 12 दिन पहले लगाई थी। देखिए ये खबर है, यूपी में एफआईआर भी नहीं लिखी नहीं जाएगी जातियों के नाम पर रैलियों पर रोक, योगी सरकार का फैसला। ये सारी की सारी चीजें थी। ये 22 तारीख को लिया गया फैसला था और 22 सितंबर को फैसला लेने के बाद फौरन ही बृजभूषण शरण सिंह 4 अक्टूबर को कर देते हैं एक कार्यक्रम क्षत्रिय महासभा के नाम से। क्षत्रिय महासभा के नाम से कार्यक्रम न केवल करते हैं बल्कि चुनौती के तौर पर भी देखा गया। बृजभूषण शरण सिंह के लिए कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ के साथ उनका 36 का आंकड़ा है। ठाकुर जाति का सबसे बड़ा नेता कौन वाला जो संघर्ष है वो योगी और बृजभूषण शरण सिंह के बीच चलता रहता है। ऐसे में वो मोदी शाह के खास माने जाते हैं। एक तस्वीर भी इसकी गवाही देती है, जिस तस्वीर में बृजभूषण शरण सिंह के बेटे मेरे मुलाकात करने पहुंचे थे नरेंद्र मोदी साहब से, अपने बाबा से मेरा प्रणाम बोलना, ये नरेंद्र मोदी साहब ने बृजभूषण शरण सिंह के बेटे से कहा था। यानी कि ये जितने भी मोदी शाह गुट के नेता हैं सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ के फैसले, योगी आदित्यनाथ के बयान, उनकी तमाम चीजों को चुनौतियां देते नजर आते हैं। ऐसे में अब जब एक चीज परखी गई कि क्या वाकई अमित शाह के किसी एक फैसले का स्वागत खुद योगी आदित्यनाथ करेंगे, क्या अमित शाह के फैसले या उनके कदम का स्वागत करते हुए उस तरफ बढ़ेंगे, तो योगी आदित्यनाथ ने उस कदम की सराहना भी नहीं की और ना उसकी कोई चर्चा की। और तो और एक वीडियो भी बड़ी चर्चा में आई थी। चर्चा में वीडियो क्या, ये जरा देखिए। नीलकंठ तिवारी जी, तो ये सब कहां हुआ? ये सब योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में हुआ। योगी आदित्यनाथ वहीं बैठे थे। नीलकंठ तिवारी जो वाराणसी से आते हैं, वाराणसी से सांसद हैं नरेंद्र मोदी साहब। ऐसे में कहा जाता है कि जब नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं होते, ज्यादातर होते नहीं है, प्रधानमंत्री तो कोई होता भी नहीं है, तब नीलकंठ तिवारी बड़ी भारी भरकम जिम्मेदारी निभाते हैं वहां पर। यानी मोदी के खासम खास नीलकंठ तिवारी हैं। और दूसरी तरफ से योगी सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल, दोनों में तकरार तनाव साफ नजर आ रहा था। योगी चुपचाप बैठे थे। इसलिए मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इन नेताओं को, इन पार्टियों को ज्यादा वक्त जाया करने की जरूरत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही क्या नहीं कर रही। बीजेपी में सिर्फ फुटअव्वल और बगावत चरम पर है। नमस्कार।